अब कैसा है बेटा आपका हेड फीलिंग बेटे? चलो कोई नहीं, 1.5 घंटे अभी क्लास झेल लो, उसके बाद जो है रेस्ट कर लेना, है ना? कल दिखा लीजिएगा, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन स्फेरिकल मिरर, सिंपल सा चीज है ना? तो क्या होता है, आप जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर कनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, सिंस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, f focal length is constant for a given spherical mirror, and v and u, you know the image distance and object distance from the pole, साइन कन्वेंशन जो होगा होगा। अब देखो, डिफरेंशिएट with respect to x, so you have to differentiate it with respect to x, sorry, with respect to time, है ना? with respect to time, बिल्कुल। हाँ, चलो वापस ट्रैक पे आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे, 1/v है तो -1/v स्क्वायर, तो -1/v स्क्वायर dv बाई dt, और इसका -1/u स्क्वायर du बाई dt, है ना? जैसे 1/v है तो 1/v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/v को लिख सकते हैं v का पावर -1, है ना? सो d dt ऑफ 1/v दैट इज d dt ऑफ v का पावर -1। अब -1 है तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा v टू दी पावर -1 है ना, और n इंटू एक्स टू दी पावर n -1, तो -1 हो गया इंटू v टू दी पावर -1 दैट इज -1/v स्क्वायर। वैसे ये भी हो गया -1/u स्क्वायर। अब 1/v तो v का फंक्शन है, 1/v जो है वो v का फंक्शन है, और हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v स्क्वायर जो है ये हो गया, और dv बाई dt है ना, 1/v स्क्वायर -1/v स्क्वायर आया v के रिस्पेक्ट में, चेन रूल लगाएंगे तो v को करेंगे t के रिस्पेक्ट में, दैट इज dv बाई dt। सिमिलरली -1/u स्क्वायर इंटू du बाई dt, ये कितना हो जाएगा? है ना, ये हो जाएगा 0, क्योंकि f इज कांस्टेंट, तो 1/f का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पर ये पोजीशन v किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन था? कितना एम्बुलेंस जा रहा है? v किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन था? हाँ, पोल के रिस्पेक्ट में, मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में, है ना, और u भी मिरर के रिस्पेक्ट में। तो dv by dt will be the velocity of the image with respect to mirror, and this is velocity of the object with respect to mirror, दोनों मिरर के रिस्पेक्ट में है। हाँ, एक्सेलरेशन भी उसी तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा, है ना, बिल्कुल। v को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखो, तो यहाँ जो है आपके पास क्या आ जाएगा? -1/v स्क्वायर इंटू, इसको कहो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। एनी डाउट? बोलिए, ये बात समझा? चलो देखो आगे देखो, अब आप क्या देखोगे कि ये हो गया 1/v स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, दिस विल बी -v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो हो जाएगा माइनस v, ये इसको हम लिख सकते हैं -v बाई u का होल स्क्वायर,
है ना। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस वी बाई यू मैग्निफिकेशन होता है ना। तो चाहे हम वी बाई यू रखें या माइनस वी बाई यू रखें, स्क्वायर करने में तो वही आएगा। तो ये हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लगा दो, है ना। एक्स में ही देखोगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पेंडिकुलर के लिए अलग फॉर्मूला आएगा, है ना। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू माइनस, है ना, एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये रहा, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ना भी याद रहे तो डिफरेंशिएट करके, है ना, स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यहां से शुरू करोगे, ठीक है। उसके बाद वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा। मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, तो ऑब्जेक्ट जहां भी दिया रहेगा वहां से इमेज निकाल लोगे, माइनस वी बाई यू मैग्निफिकेशन हो जाएगा, एंड देन यू कैन सॉल्व। मैग्निफिकेशन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिंस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहां से आप ऐसे भी मैग्निफिकेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी बाई यू। तो पहले एक काम करो कि इसको इधर ले जाओ, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, ये हो गया। तो बेटा 1 बाई वी क्या हो जाएगा, 1 बाई वी हो जाएगा आपका एफ यू, यू माइनस वी, है ना, यू माइनस, हाँ यू माइनस एफ, हाँ यू माइनस एफ। अब आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से रटना नहीं है ना, ये तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा हूं बस, सब कुछ यहां से ही होता है। तो हाँ, अब अगर मैं इसको u से या माइनस 1 बाई माइनस यू से मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस यू बाई वी क्या आ जाएगा, माइनस से किए हैं तो ये आ जाएगा, है ना। u तो कट जाएगा, u स्क्वायर नहीं होगा, माइनस यू, u कट जाएगा, तो f माइनस यू बाई एफ। अब उलट देंगे पलट देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वी बाई यू, ये हो जाएगा माइनस वी बाई यू इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ये, देयरफॉर योर मैग्निफिकेशन हो गया f डिवाइडेड बाई f माइनस यू। गॉट दिस पॉइंट। देखा, खांसी हो गया ना छूमंतर, आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आएगा ही, अब इतना है तो थोड़ा तो आएगा, कम हुआ ना थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा से ही आगे बढ़ते हैं। चलो चल इसको कर दो जल्दी से, समझा इसको। क्वेश्चन में मुझे लगता है इसमें कुछ तो ऐसा नहीं है, बस आप वैल्यू रखेंगे सॉल्व कर लेंगे, इसी चीज को ध्यान रखिए। अप्रोच, नाउ वी विल मूव टू रिफ्रैक्शन।
देखना 10 रुपए का पुड़िया रखो लॉन्ग का पॉकेट में, है ना, समझा। ये जब भी खांसी आएगा ना तो उससे पहले ही खत्म कर दो। हाँ, कभी कभी हो सकता है, वैसा ठंड का मौसम है, पेट में उतना गर्मी नहीं होती, जब भी वेदर नहीं होता नहीं तो प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ठंड में हो या गर्मी में हो या बरसात में हो। तो लौंग अगर एक दो ज्यादा खा लोगे थोड़ा हो सकता है पेट थोड़ा गड़बड़ हो जाए गर्मी से, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। वो तो एक बार बाथरूम जाओगे सही हो जाएगा पेट, लेकिन ये खांसी वाला चीज आपको बहुत परेशान करेगा, है ना, क्योंकि वो नेचुरल है ना, आयुर्वेदिक है, तो उससे पेट अगर थोड़ा गर्म होता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वी क्या है पहले ये बताइए। वी वेलोसिटी है, ये फॉर्मूला देखो 1/v + 1/u = 1/f पोल ऑफ मिरर, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू पोल, विद रिस्पेक्ट टू पोल मतलब मिरर, इमेज डिस्टेंस या पोजीशन कहो, पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, कम ऑन, वेलोसिटी। तो जिसके पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे उसी का तो वेलोसिटी आएगा। यहाँ पे किसके पोजीशन को डिफरेंशिएट किए हैं, पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना सौरभ। चलो आज सौरभ में एनर्जी कम लग रही है, क्यों सौरभ? हाँ, मामा जी कुछ ला के चॉकलेट वॉकलेट नहीं दिए क्या, लाए थे? हाँ, इसीलिए चलो मैं खिला दूंगा चॉकलेट, कोई बात नहीं, है ना। ये लोग आज मामा की खातिरदारी नहीं रह गया, तो भाई अब मामा जी नहीं अलाउड होंगे, फिर पढ़ाई तो नहीं वेस्ट करना है ना। चलो चलो हो गया नोटेड। आओ देखो बेटा आगे देखो, देखो तो ये हमने देख लिया वेलोसिटी, तो इस पे क्वेश्चन फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे वेलोसिटी भी आ जाएगा, है ना, वो चीज है। और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट पता ही है। देखो नेक्स्ट हम लोग अब आ रहे हैं रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है ना। when the light get transmitted from one medium to other medium then it is called refraction, है ना, ये चीज होता है। तो लिख लो इस बात को, it is
the phenomena of transmission of light from one medium to the other medium, है ना? It is the phenomena of transmission of light from one medium to the, है ना? It is the, यहाँ क्या लिखा हुआ है? The लिखा हुआ है. It is the phenomena of transmission of light from one medium to other medium. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का ट्रांसमिशन होता है. अब देखो जनरली क्या है, जैसे कि जहां पे दो मीडियम मिलते हैं, मीडियम का कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन भी हो सकता है ना? जैसे कि मान लो कि ये एक बाउंड्री है. बाउंड्री अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम सॉलिड बाउंड्री ही हो, दीवार बना हो. बाउंड्री का मतलब है कि जहां पे मीडियम चेंज हुआ. और जैसे कि आप देख सकते हैं मीडियम कैसे चेंज होता है. जैसे मान लो एक बकेट में पानी रखा हुआ है, तो बकेट के बाहर मीडियम क्या है? एयर. बकेट में मीडियम क्या हो गया? वाटर. तो बाउंड्री क्या हो गया? वाटर और एयर का जो है ना मीटिंग सरफेस जो है यहाँ पे, यानी कि जो सरफेस ऑफ वाटर है, इंटरफेस जो है ना, इंटरफेस ऑफ द वाटर, है ना, और एयर सरफेस. उस इंटरफेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं. सो बाउंड्री मीन्स दिस इज द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम. बाउंड्री ऑफ टू medium. So it is interface between two media, है ना? मीडियम का फुल फॉर्म होता है मीडिया. ओके, सो बाउंड्री ऑफ टू मीडियम क्या हो गया? इट इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया. जैसे मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है ना. सपोज करो मीडियम 1 में इंसिडेंट लाइट है फॉर एग्जांपल. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1. n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये क्या होता है अभी जानेंगे हम लोग इसके बारे में. n2 is the refractive index of medium 2. It is the refractive index of medium 1 and n2 is the refractive index of medium 2. So here n1, that is refractive index of medium 1, n2 refractive index of medium 2. आज पीयूष को ना दूध में ना हल्दी मिला करके देंगे गरम गरम, है ना? सामने बैठ के पिएगा, मैं भी पीऊंगा. ठीक है, चलो. हाँ, उससे सही होगा. हाँ, वेरी गुड. सीखो कुछ, रोज पीता है ना? चलो, ये चीज हो गया n1 n2. What this? So n1 is the refractive index of medium 1 and n2 is the refractive index of medium 2. ये चीज है. क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान लेंगे थोड़ी देर में. अभी हम लोग यहाँ आते हैं कि जब कोई लाइट रे, जैसे एक लाइट रे की बात करें, वो इंसिडेंट किया इस पे आकर के बाउंड्री पे, है ना? तो जब बाउंड्री पे इंसिडेंट किया तो क्या होगा? कुछ लाइट क्रॉस कर जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा. रिफ्लेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि एकदम हार्ड ओपेक बाउंड्री ही. रिफ्लेक्शन हर जगह होता है. जैसे पानी में अपना चेहरा देखो, दिखेगा चेहरा बकेट में? तो क्यों दिखा? आपको अपना ही चेहरा क्यों दिखा? ड्यू टू रिफ्लेक्शन, है ना? ओके, लेकिन पानी के अंदर में कोई होगा, उसको आपका चेहरा क्यों दिखेगा? ड्यू टू रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन. मान लो एकदम बिल्कुल क्लीन वाटर है ना? मैं पानी के अंदर सो रहा हूँ, स्विमिंग पूल के अंदर मेरी इच्छा 2 मिनट आराम से सोता हूँ, है ना? तो मैं ना सांस रोक करके सो रहा हूँ, है ना? आंखों पे चश्मा लगा लें तो आंख खोलेंगे तो पानी चला जाएगा, हम देख ही नहीं पाएंगे. तो चश्मा लगा लिया है ना, वो जो है डाइविंग वाला. उसके बाद आप लोग में से कोई, आप लोग बाहर से देख रहे थे, आप कह रहे देखो हमारे सर सो रहे हैं,
स्विमिंग पूल के अंदर, पानी के अंदर मछली बन के, है ना। उसके बाद मैंने आंखें खोला, कौन बोला, है ना। तो मुझे दिखा कि हमारे स्टूडेंट्स ऊपर से देख रहे हैं, है ना। और आपको अपना चेहरा भी दिखेगा। आपको अपना चेहरा क्यों दिखेगा? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। और मैं क्यों दिख रहा हूँ? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। हाँ, क्या? हाँ, दिखता है, दिखता है, दिखता है, दिखता है। तुम बकेट के पानी में देख लो, कहाँ गंदा? क्या है? नहीं, तब भी दिखेगा। मिनरल से क्या मतलब है? तब भी दिखेगा। गंदा नहीं, गंदा पानी का उसे हम मिट्टी मिला देंगे तो नहीं दिखेगा, है ना। गंदा मतलब गंदा नहीं हुआ, मिनरल तुम हटा भी दो तब भी दिखेगा, है ना। ओके, मिनरल अगर हटा भी दें तो भी दिखेगा। ओके, मिनरल तो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, मिनरल के कारण वो गंदगी ऐसा नहीं है कि मिनरल रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा नहीं है, पानी ही रिफ्लेक्ट करता है ना बेटा, वो चीज है। ओके, चलिए, वो तो पार्ट पर मिलियन में होते हैं, पीपीएम में मिनरल्स होते हैं, है ना। एक एक लाख मॉलिक्यूल पे एक दो मिनरल के मॉलिक्यूल होंगे, समझे? ये आइटम्स होंगे। क्लीनिंग वाटर हुआ, है ना, सब में दिखेगा आपको, है ना, बिल्कुल दिखेगा। वो रिफ्लेक्शन के कारण दिख रहा है ना, वो चीज है। ओके, देखिए, तो रिफ्लेक्शन के कारण आपको दिखता है लेकिन हाँ, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। जो आप मिरर में देखेंगे, जो मिरर में देखेंगे तो ज्यादा ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्ट कम हो रहा है, रिफ्लेक्ट ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा तो चला जा रहा है। आपके चेहरे से जो लाइट पड़ा वाटर के सरफेस पे, मान लो ये वाटर का सरफेस है इधर, मेरे चेहरे से जाकर के जो लाइट पड़ा, मोस्ट ऑफ द लाइट क्रॉस्ड द मीडियम, फ्यू ऑफ द, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट, लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक। तो मेरे चेहरे का जो इंटेंसिटी होगा वो कम होगा, है ना। अब आप जैसे बिल्कुल मिरर में देखें, नहा करके आए और मिरर में चेहरा देखें, वो और बकेट में शांत पानी रखा है उसमें चेहरा देखें, तो वहां इंटेंसिटी बकेट वाले पानी में कम होगा, है ना। मिरर में ज्यादा होगा, वहां तो मेजर पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, मोर देन 99% रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहाँ हार्डली 1-2%, 3%, 5% रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो चेहरा पूरा एकदम उस तरह का नहीं दिखेगा जैसा मिरर में दिखता है ना, वो चीज है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि इट इज द फिनोमिना ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, और एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, ये बात हमेशा याद रखिएगा, बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है ना। रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, रिफ्रैक्शन हो सकता ना भी हो, है ना। जब रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो उस केस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सब कुछ रिफ्लेक्ट ही हो गया, रिफ्रैक्ट नहीं हुआ। वो कंडीशन कब आएगा वो हम लोग आगे जानेंगे लॉ पढ़ने के बाद। क्या असली बॉडी मतलब? असली में होता है, हाँ, पानी में है, पानी है, पानी का सरफेस में होगा, रेन ड्रॉप में भी होता है, हर जगह होता है, प्रिज्म में होता है, हर जगह होता है ना बेटा। बहुत रिफ्लेक्शन क्या? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन सिर्फ किसी बॉडी में नहीं, मतलब किसी भी मीडियम में ओनली रिफ्रैक्शन हुआ ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ तो होगा। 100% रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, आर ए सी रिफ्रैक्शन। ट्रांसमिशन 100% ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, 100% रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल, है ना। तो जब 100% रिफ्लेक्शन होता है उसे हम कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक बहुत ही मेजर टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है ना, ऐसा टॉपिक है। आइए, तो हम लोग पहले जानते हैं एक एक करके। मान लो ये इंसिडेंट लाइट है, दिस इज इंसिडेंट लाइट का बीम है ना। एक रे तो कुछ होता ही नहीं है, जब भी होता है बीम होता है, चाहे कितना भी पतला लो, है ना, बंजी होगा। इसमें से कुछ पोर्शन, ये तो हो गया परपेंडिकुलर नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एट द बाउंड्री, तो कुछ लाइट पोर्शन रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया रिफ्रैक्शन। अभी भी जा सकता है, अगर ये मीडियम डेंस है तो ऐसे जाएगा, दोनों केसेस होते हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, अभी तो बस समझ रहे हैं। ये हो गया रिफ्रैक्शन, और ये हो गया मान लो एंगल आई, है ना, ये हो गया आपको R2, और ये हो जाएगा आपका R1, R1 इक्वल टू
आई। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है बाउंड्री पे। ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2, है ना। ये चीज है, घर से है तो बात कर लो, बोल दो क्लास है ना। यहाँ पे हम एक और चीज लेंगे, V1। V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। 7:20 पे छूटेगा क्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड V2 हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। चलो, है ना। चलो नोट करो इसको जल्दी से, इसको बेटा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ आप वेव ऑप्टिक्स में करेंगे, है ना। वेव ऑप्टिक्स में आप लोग अगले साल पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, वो चीज है। जैसे देख लो पिछले, जैसे बैक साइड है, हाँ यहाँ पे रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। हाँ रिफ्लेक्शन, हाँ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा। एक्चुअली क्या है ना कि आपको पीछे डार्क है तो पीछे एक स्क्रीन की तरह बिहेव कर रहा है, वो डार्क स्क्रीन की तरह, है ना। तो चूंकि डार्क है और अंदर से आपको जो है चीजें, जो आपको जो भी ब्राइटनेस वहां भी कम है, रिफ्लेक्शन वहां भी ज्यादा है। लेकिन अगर पीछे लाइट होगा तो पीछे जब ज्यादा लाइट होगा तो ब्राइटनेस के कारण आपको वो चीज पूरा प्रॉपर नहीं दिखेगा, है ना। जैसे इसी में आप देखेंगे चेहरा अंदर से तो आपको दिखेगा, लेकिन जब दिन का समय होगा तो नहीं दिखेगा क्योंकि बाहर से लाइट बहुत ज्यादा है ना, वो चीज। ओके, इसमें आपको चेहरा अपना अच्छे से दिखेगा। मतलब वही है, देखो मतलब दिख रहा है, इंटेंसिटी नहीं है, इधर की इंटेंसिटी नहीं है, तो वही है आपके जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है, लाइट बाहर से आ रहा है, है ना। नहीं वो नहीं है जितना होना चाहिए, पहले तो पहले आप भी उतना है, बट पीछे चूंकि अंधेरा है, पीछे चूंकि अंधेरा है तो पीछे की चीजें आपको नहीं दिख रही, क्योंकि पीछे की चीजें आपको नहीं दिख रही तो आपका पूरा फोकस इसी चीज पे होगा, है ना। हाँ हमारे आंखों को मतलब जो है बेसिकली एक तरह का इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन क्या है, मतलब बाहर की चीजें नहीं दिख रही है ना। आप सीधी सी चीज है, जब 10 जगह की चीजें आपको दिखेंगी एक चीज को फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक चीज ही दिख रही है बाकी चीजें को छुपा रहे तो आपको क्या होगा, जो चीज ब्लर है उस पर इंटेंसिटी आपको लगेगा ज्यादा होगा। तो बस उतनी सी बात है। चलो इसको कर लो नोट। सीवी में भी ऑप्टिक्स आपका इसी में है, फर्स्ट बुक में ही है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, लाइट वेव के आगे वाला चैप्टर। एक मिनट भाई, चलिए हुए हुए ये सब कुछ पोलराइजेशन लाइट ये सब हटा दिया है ना। ब्रिस्टेट्स एंगल, मेलस लॉ, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप सब हटा दिया है। तब तो बचा क्या, प्रिज्म पढ़ाएंगे, टीआईआर पढ़ाएंगे, प्रिज्म पढ़ाएंगे, लेंस पढ़ाएंगे। हाँ तो टीआईआर वही, टीआईआर प्रिज्म और लेंस, बस इतना ही तो बचा, है ना। टीआईआर तो आज हो जाएगा, क्वेश्चन अगले दिन करके प्रिज्म कर लेंगे, और एक क्लास और लेंस, है ना, और एक क्लास और क्वेश्चन लेंस का, 4 क्लास। मतलब अगले वीक में होगा तो 3 क्लास लेके खत्म ही कर देंगे इसको।
नेक्स्ट वीक में 3 क्लास लेके देखते हैं, है ना, खत्म कर देंगे। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स, है ना, आप लोग को वेव ऑप्टिक्स कराएंगे। वेव ऑप्टिक्स में भी क्या लगता है बहुत कुछ हटा ही डाला होगा। वेव ऑप्टिक्स तो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ता है ना, पढ़ाते ही बहुत कम लोग हैं। नहीं नहीं हटाया है, वेव ऑप्टिक्स पूरा चैप्टर रखा है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा है, मुझे मजा भी आता है वेव पढ़ाने में। नो सर, लास्ट का 2-3 टॉपिक हटाया हुआ है। कहाँ लिखा नहीं है बेटा, इसमें मेरे पास प्रिंट आउट है। चैप्टर 9 के बाद चैप्टर 10, चैप्टर 10 में का तो नाम ही नहीं दिया है, 9 के बाद सीधा 11 लिख दिया है। 11 12 में भी नहीं हटाया, 13 14 में हटाया है। 13 तो लग रहा है पूरा ही हटा दिया है ना, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं, नहीं तो फिर तो 2 हफ्ता में खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो मतलब कराएंगे वही चीज, है ना, दिसंबर तक में खत्म पूरा होगा। हाँ 50 है बस, ईएम वेम में तो कुछ भी नहीं पढ़ाना है मुझे, जो पढ़ाना था वो हटा दिया, है ना, मैक्सवेल्स इक्वेशन वगैरह डिस्प्लेसमेंट करेंगे। और जो आपको याद करना है, जैसे कि कौन कौन से वेब होते हैं, है ना, वेब की प्रॉपर्टी क्या होती है, वेब प्रोड्यूस कैसे होता है, उसका यूज क्या है, तो ये सब तो रखना है। वो मैं आपको लिखा हुआ पूरा नोट दे दूंगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, है ना, तो याद कर लेना। याद कर लोगे, उसके बाद अगर डाउट होगी, अगर होगी जो कि मुझे पता है नहीं होगी, उसके बाद मैं बता दूंगा, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वो मैं भेज ही देता हूँ, है ना, ओके, वो मैं भेज ही देता हूँ, मुझे रात में बोल देना तो मैं सारे बच्चों को जो है भेज दूंगा वो नोट्स वेव ऑप्टिक्स का, सॉरी ये ईएम वेव का, उसके शुरू के 2 पेज छोड़ करके पूरा आपको याद कर लेना है। मैं बता दूंगा किस क्वेश्चन तक छोड़ना है। हो गया बेटा, नोटेड, देख लो अनु, डन। यस सर। चलिए ठीक है, निशांत आपका हो गया बेटा। यस सर। चलिए ठीक है, सभी का हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग पहले यहाँ पर देख लो, v1 v2 भी लिख लेना। v1 हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थोड़ा सा ये जान ही लो क्या होता है, ये हो जाएगा आपको c डिवाइडेड बाई v1, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा c डिवाइडेड बाई v2। c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हाँ बिल्कुल, लाइट इन वैक्यूम, c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। चलो नोट करो। देखो आओ, हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जानते हैं। बहुत ही आसान है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ तो आपका वही हो जाएगा जो रिफ्लेक्शन में है ना, हाँ, द इंसिडेंट रे, है ना, द RAC, रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड बन जाएगा, रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of
incidence. The incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence all lies in the same plane. Lies in the same plane. है ना, ये चीज है. और तीसरा क्या हो जाएगा? If a light ray travels from medium 1 to medium 1, है ना, n1 v1. n1 क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और v1 हो गया स्पीड, है ना. टू मीडियम 2 मीडियम 2 n2 v2, है ना. देन sin I अपॉन sin R, है ना, इक्वल टू n2 by n1, and that is equal to v1 by v2. v1 by v2. और यू कैन राइट इट, जैसे n2 by n1 है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 sin I इक्वल टू n2 sin R. इस तरह से भी लिख सकते हैं आप. इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. कॉल्ड स्नेल्स, नहीं मैक्सवेल लॉ नहीं, स्नेल्स लॉ है ना. इसको प्रूफ करते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल के हेल्प से प्रूफ करते हैं. दैट इज इन वेव ऑप्टिक्स. जो आप लोग 12th में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, वी विल सी द प्रूफ ऑफ दिस लॉ, है ना. इन लोगों को बताएंगे भी. सो दिस इज स्नेल्स लॉ. देखो थोड़ा वेव पढ़ाना पड़ेगा मुझे, 1-2 क्लास, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे. थोड़ा बहुत आइडिया देना पड़ेगा वेव का. So this is called Snell's law. n1 sin I equal to n2 sin R, है ना. sin I by sin R equal to n2 by n1 equal to v1 by v2, है ना. Snell's law है. वो लिखा था ना 4-5 पॉइंट, लिख लो यहाँ पर फिर से. हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, है ना. n1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, v1 हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, n2 हो गया इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, एंड v2 हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. चलो जल्दी से करो तो बेटा इसको. कम ऑन, डू इट. हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये बता दो, एंड देन रेयर डेंसर, डेंसर रेयर समझेंगे, फिर TIR जानेंगे. चलो करो. ठीक है अभी? आर यू फीलिंग ओके? कोरोना वाला सिचुएशन नहीं होता ना तो सुबह सुबह 5 बजे आप लोग को उठा के ले जाता जॉगिंग करने पार्क में. चलो फिर खाली पैर थोड़ा घास पे दौड़ो, सारा सिर दर्द दूर. बहुत फायदा होता है. मेरी वाइफ को भी बहुत होता था, है ना. मैं हफ्ते में 1-2 दिन पार्क ले गया. हाँ, शी वाज जस्ट प्लेइंग द फुटबॉल विद चिल्ड्रन. हम लोग खेलते थे छोटे वाले फुटबॉल से वही घास पे. तो
नाउ शी हैज रिकवर्ड, बहुत दिनों से दर्द वर्द वैसा परेशान नहीं किया है ना, वो चीज है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि सबको नहीं ले जा सकते। और अभी वो हमारे घर में जो है, जो मैम है आपकी, वो थोड़ा शॉक्ड है ना। वो हमारे क्लोज फ्रेंड में पूरे फैमिली को हो गया है कोरोना। तो वो परेशान है। मैं भी बात करना, मैं क्लास का बात करता हूँ, लखनऊ में है, नहीं रहते तो नोएडा में, बहुत प्रिकॉशन लेते थे। हाँ चलो, मैं यार मुझे तो 10-12 बार हो चुका, होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना है, इतना फुर्सत नहीं है। चलो। नॉर्मल बेटा जिस पॉइंट पे इंसिडेंट लेंगे उसी पॉइंट पे ना, जहां जहां लाइट रे कर लेंगे, है ना। लाइट तो कहीं भी, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अब ये रहा, मान लो मिरर ही ले लो, यहाँ से लाइट तो हर जगह जा रहा है। तब अब हम किस लाइट की बात कर रहे हैं, किस रे की बात कर रहे हैं। नहीं प्रूफ तो, प्रूफ किस इसका नहीं, ये तो ऑब्जर्वेशन है। क्या चाहिए, ऑब्जर्वेशन है, लोगों ने देखा, प्रैक्टिकली कर सकते हैं प्रूफ। लॉ नहीं, ये लॉ है ना, ये वेक्टर से प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ये पता है तो वेक्टर रिलेशन बना सकते हैं, समझा। तो वेक्टर रिलेशन बनाने के लिए वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर इन 3D, तब कर पाओगे। तो अभी पढ़ाएंगे ना वेक्टर, तो मैं बता दूंगा, उसमें है ही इक्वेशन, रिफ्लेक्शन का इक्वेशन आता है। नहीं, ओहो, क्यों करते हैं ये तो प्रूफ बेटा, इसका प्रूफ करते हैं इसलिए सर इक्वेशन बनेगा, समझा। एक प्लेन में लाई करते हैं, ये एंगल इक्वल होता है, वो दिया है, अब उसके बीच में वेक्टर का इक्वेशन क्या बनेगा वो आएगा, कि इंसिडेंट रे के अलोंग एक वेक्टर ले ले, रिफ्लेक्टेड के अलोंग एक वेक्टर ले ले, और नॉर्मल के अलोंग एक वेक्टर ले ले। तो उन तीनों वेक्टर में क्या रिलेशन आएगा, ये आएगा। मान के क्यों चलेंगे, वो होता ही है। हाँ पता है, तभी होगा, तभी रिलेशन निकलेगा। नहीं मतलब हम प्रूव कर दें कि एक प्लेन में लाई करते हैं, वो बेटा ये तो नेचर है ना। अब ये बताओ, तुम चीनी खाओगे तो मीठा लगता है, या प्रूफ करोगे चीनी मीठा है इसलिए तुमको मीठा लगता है, वही चीज हो गया यहाँ। नहीं प्रूफ करके नहीं वो मीठा लगता है, खाते हैं मीठा लगता है, उसके अंदर जो भी केमिकल है, उस केमिकल को जब हम यूज करते हैं तो मीठा लगता है, इसीलिए वो केमिकल मीठा है। अब वो जहां भी जाएगा, वो खीर में जाएगा तो मीठा ही लगेगा, है ना। ओके, इसको सब्जी में डालेंगे तो भी मीठा लगेगा, है ना, वो चीज है। तो हम यहाँ पर इसको आप प्रूफ कैसे एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं, जिससे हम लाएंगे ना, जैसे कि मान लो मिरर लाओ, मिरर रखो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, है ना, उसको बनाओ, ठीक है, और उससे रिफ्लेक्शन हो, उसका रिफ्लेक्शन जहां हो उस पॉइंट को हम ट्रेस करें, और नॉर्मल तो सीधा ही रहेगा। जब हम तीनों को देखेंगे तो तीनों लाइन कहाँ रहेगा, एक प्लेन में लाई करेगा, वो हमें एक्सपेरिमेंटली दिख जाएगा कि एक प्लेन में लाई करता है ना, वो चीज है। ओके, अच्छा स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट होता है, ये प्रूफ करते हैं कि ये होता है, हमने उसे डिफाइन कर रखा है ना। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ये आ जाएगा कि ये स्ट्रेट जो होता है तीनों एक प्लेन में होते हैं, इसलिए लॉ है। हाँ, अब ये लॉ जैसे प्रूफ हो जाता है प्रॉपर्टी से, है ना, क्योंकि ये तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है ना। अब वो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी हमारा किससे होता है, इलास्टिक कॉलिजन के कॉन्सेप्ट पे होता है, कॉलिजन के बेसिस पे प्रूफ होगा, है ना, रिफ्लेक्शन में वो भी प्रूफ होगा। लेकिन ये चीज कि तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली दिखता है ना। अब जैसे कि ये है, ये बताओ, ये तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, हम इसको प्रूफ करेंगे कि या देखेंगे। नहीं, मैथमेटिकली कैसे समझ में आएगा। अब ये एक प्लेन में है, ये दिख रहा है या प्रूफ होगा, दिख रहा है। हाँ, अब इसका तीनों के डायरेक्शन में वेक्टर दे देंगे, तो वेक्टर दे देंगे तो ए क्रॉस बी करेंगे,
ए क्रॉस बी करंट परपेंडिकुलर हो जाएगा और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर ए क्रॉस बी डॉट सी या बी क्रॉस सी डॉट ए किसी दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट लेने पे अगर 0 आता है तो यानी कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। तो वो कोप्लेनर होंगे तब ये हो जाएगा, लेकिन वेक्टर तो हम डिफाइन करेंगे ना, है ना। वेक्टर तो हम डिफाइन करेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के अलावा, है ना। ओके, हम ये नहीं कर सकते कि हम उसको 3D में कुछ भी ले लें, ऐसे ले लें कि इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल है। अब हम इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना के कर दें कि तीनों एक प्लेन में होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये नेचर में ऐसा पाया जाता है ना। वो चीज है, रिफ्लेक्शन जब होता है तो ये पाया गया कि तीनों एक प्लेन में होते हैं। रिफ्रैक्शन में ये पाया गया कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक प्लेन में होते हैं। तो ये हमें लेके चलना है, उसके उसके यूज से हम प्रूव कर सकते हैं, है ना, समझा। ओके, इसको यूज करके फिर आगे की चीजें हम प्रूव कर सकते हैं, ये चीज है ना। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म ऑफ लॉ है ना। तो ये प्रूफ नहीं होगा, थ्योरम जैसा नहीं कहीं से डिड्यूस किए हैं, बेसिक फॉर्म है। ओके, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है ना। ये हमने डिफाइन भी किया और यहाँ हमने एक टर्म को डिफाइन किया है। जो टर्म आया वर्क के से, जो टर्म आया हम उसको डिफाइन करें कि इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, है ना। क्योंकि हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं तो वो प्रूफ हो गया कि वही काइनेटिक एनर्जी है ना। इस तरह की कुछ चीजें होती है, डिफाइंड होती है ना। चलो, क्योंकि एक बार डिफाइन कर दिए हैं तो उसको कुछ बुक्स जो है अलग अलग तरीके से बोलता है कि हमने प्रूफ कर दिया हाफ mv स्क्वायर, वो प्रूफ नहीं किया। अगर हाफ mv स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी नहीं डिफाइन करते तो फिर वो कैसे हो जाता, नहीं। हाँ, वो वर्क एनर्जी थ्योरम से डिफाइन हुआ है कि जितना भी वर्क डन बाय ऑल द फोर्स होगा उसको हम चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो हाफ mv स्क्वायर वहां से आ जाता है, वहीं से डिफाइन हो जाता है ना। चल देखो, हो गया ये। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, क्रिश्चियन हाइजन जो थे, he was also a very great scientist of his time, and he was also the counterpart of you can say Isaac Newton। न्यूटन के समय में थे और न्यूटन अपने समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, थे भी, है ना। तो जनरली क्या होता था उस समय, न्यूटन का दबदबा इतना ज्यादा था कि जो न्यूटन बोला वही सही है, और जो न्यूटन के अगेंस्ट बोला, है ना, उसको उड़ा देंगे, है ना, उसको लटका देंगे या उसको जिंदा जो है जला देंगे या चुनवा देंगे, ये होता था, है ना। ओके, न्यूटन ने कुछ बोल दिया, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो न्यूटन ने ऑप्टिक्स में भी काम किया था। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो न्यूटन जो बताए थे ये इसका उल्टा बताए थे, और जो आप लोग को जब प्रूफ बताएंगे अगले चैप्टर में, तो क्रिश्चियन हाइजन ने बिल्कुल जो है मैथमेटिकल वे से सारी चीजों को प्रूव किया, और उसने पाया कि रिफ्रैक्शन में जो स्नेल्स लॉ आया था, ये स्नेल्स लॉ बेसिकली जो है उसको प्रूव किया था। जब स्नेल ने दिया था तो इस लॉ को किसी ने नहीं माना था। न्यूटन जो बोल रहा था उसका उल्टा था, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n1 बाई n2, वहां था n2 बाई n1, ये चीज। पर जब स्नेल ने ये हाइजन ने प्रूव किया तो हाइजन बेचारा जो है वो डर गया, ये क्या आ रहा है, मैं जो कर रहा हूँ ये न्यूटन जो कह रहा है उसका उल्टा आ रहा है, क्या गड़बड़ कर दिए, कहाँ गलत कर दिए, है ना, ये चीज है, समझे। तो उसने सब कुछ छुपा दिया कि कहीं किसी ने देख लिया कि हमने न्यूटन जो किया उसका उल्टा किए हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, कोई पकड़ के मुझे जेल में बंद कर देगा या फांसी पे लटका देगा, कुछ भी कर देगा, है ना। एक साइंटिस्ट तो यहाँ तक थे जिनका रिसर्च जब बाद में पाया गया था, है ना, कि किसी साइंटिस्ट का उल्टा है, नहीं वो वाला गैलीलियो वाला ही था ना शायद, कि पृथ्वी गोल है या कोई इस तरह का, तो बाद में उसको जो है उसके मरने के बाद उसके कब्र से निकाल करके उसको फांसी पे लटकाया गया था कि नहीं ये ऐसा कैसे बोल दिया, इट इज अगेंस्ट चर्च, है ना, उस तरह का।
तो उस समय इस तरह की धारणाएं बहुत चलती थी, है ना। तो ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि नहीं इंडिया में बहुत ही सुपरस्टिशियस लोग होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया हुआ है ना। जैसे एक चीज का कैलकुलेशन आता है ना, कि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो एक पर्वत था, मैनाक पर्वत, मैनाक पे या किसी और पे थे, तो वो जो था उस पर्वत पे पैर रखे और उसके बाद वो जब उस पे छलांग लगाए तो उसके बाद जो है वो वहां तक लंका तक गए, लाइक अ प्रोजेक्टाइल, है ना। सो ही वेंट देयर। तो जो आपको तुलसी जी के उसमें भागवत जो है ना, उसमें जो दिया हुआ है रामायण में, तो वहां पे कुछ चीजें बताई गई है कि इनका जो है हनुमान जी का जो वजन था वो इतना था, है ना, इतना टन या इस तरह से जो उस समय का यूनिट होता है वो था। और उस पर्वत का वजन इतना था, जब उन्होंने उसको दबाया तो वो पर्वत अंदर इतना गया धरती के। और उसके बाद तो जब उस चीज को कैलकुलेशन आज किया जाता है तो पाया जाता है कि अगर हम अर्थ की उसको स्ट्रेंथ को देखें और हनुमान जी के वेट को देखें और उस पर्वत के मास को देखें और उनके द्वारा लगाए गए हम वो देखें कि उनको कितना मोमेंटम मिला, कि उनको क्या वेलोसिटी मिली मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल रेंज के लिए 45 डिग्री पे, ताकि वो जाकर सीधे लंका में जाकर के कहा लैंड करें। तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन किया जाता है तो पर्वत जितना बताया गया है कि धरती के अंदर जाएगा और उसके आसपास ही कैलकुलेशन आता है ना। वो सारी चीजें हैं। फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देखेंगे, ये तो ऐसे ही हो गया, चलो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें है, कैलकुलेशंस हैं, जैसे स्टार्स वगैरह हो गए, सन्स वगैरह हो गए, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, है ना। ये सारी चीजें हमारे यहाँ बहुत पहले से चीजें की हुई हैं। हाँ, वो जो लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में वो अप्रोप्रिएट है ना। तो वो सारी चीजें जो है आपको देखो, तो हनुमान चालीसा भी कम से कम 2000 साल तुलसीदास के समय का है ना। अभी तो साइंटिस्ट लोगों ने अभी कैलकुलेशन किया, तुलसीदास एक मूर्ख इंसान जिसको पढ़ना नहीं आता था, है ना, बट उसने भी बताया। तो हो सकता है अगर उन्होंने रिसर्च ना किया हो, है ना, उन्होंने रिसर्च ना किया हो और उन्होंने क्या किया हो कि और जो दूसरे रिसर्चर्स हो उनसे डेटा कलेक्ट किया हो, ही वाज अ पोएट, but he might have collected the data from the other scholars, है ना, in order to write those things। तो इस तरह की चीजें हैं जो कि बहुत सारी चीजें समय के साथ खत्म हो जाती हैं, है ना। समय के साथ बहुत सारी चीजें आगे भी खत्म हो जाएंगी और बहुत सारी चीजें नई डेवलप भी होती हैं। तो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन उस समय भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था, है ना। तो वो सारी चीजें आती हैं। तो पुराने समय में अगर हम देखें तो हर जगह पर कुछ डेवलपमेंट भी था, कुछ बैकवर्डनेस भी था, चाहे वो हमारे कल्चर में हो या किसी के भी कल्चर में। तो यहाँ पर आपको जैसे कि हम जब इस लॉ की बात कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ की बात कर रहे हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1 इक्वल टू v1 बाई v2, ये स्नेल लॉ क्रिश्चियन हाइजन ने प्रूव किया था, है ना। दिस लॉ वाज प्रूव्ड बाय क्रिश्चियन हाइजन, और दिस इज अ वेरी फेमस सीबीएसई क्वेश्चन कि इसका प्रूफ वगैरह करने का आता है। देखो आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ से जानते हैं चीजों को, ध्यान दो। रेयरर एंड डेंसर मीडियम, इसका क्या मतलब होता है पहले ये समझिए। मीडियम हम किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर वेव्स, कोई भी वेव, लाइट हो, साउंड हो, सब वेव अलग अलग है ना। तो रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम की बात है। अब ये जरूरी नहीं कि जो लाइट के लिए रेयरर मीडियम हो, साउंड के लिए भी रेयरर हो, या दूसरे वेव के लिए भी रेयरर हो, है ना, या जो डेंसर है वो सभी वेव के लिए डेंसर हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ उस तरह का है, जैसे हाँ लाइट के लिए ऐसा नहीं है, लाइट के लिए सबसे रेयर नहीं, साउंड के लिए आप देखो ऐसा नहीं कि डेंसिटी ज्यादा होगी, साउंड के लिए कौन रेयर होगा, उल्टा हो गया, है ना। हाँ जैसे वुड है ना,
वुड आपका रेयर मीडियम है साउंड के लिए। वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई पार्टिकल ही नहीं है, बिकॉज इट इज मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन साउंड। तो वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता, फ्री स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो उसकी जो डेंसिटी हो गई उस मीडियम की क्या हो गई साउंड के लिए, इनफाइनाइट हो गई, क्योंकि बिल्कुल वेलोसिटी जीरो ही हो गया, साउंड की वेलोसिटी उस मीडियम में जीरो हो गई। तो जब भी हम वेव डेंसिटी ऑफ मीडियम की बात करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी हम वेव डेंसिटी ऑफ मीडियम की बात करते हैं तो वेव की डेंसिटी किसी मीडियम में क्या होती है, वो डिपेंड करता है लाइट के, सॉरी लाइट बोल रहे हैं, उस वेव की स्पीड पे मीडियम में। यानी कि अगर किसी मीडियम में वेव की स्पीड ज्यादा है और किसी दूसरे मीडियम में कम है, तो जिस मीडियम में वेव की स्पीड ज्यादा होगी वो रेयरर मीडियम होगा, और जिसमें वेव की स्पीड कम होगी वो डेंसर होगा। कॉम्परेटिव है ना। रेयरर और डेंसर जो है कॉम्परेटिव टर्म है, कोई रेयरर है इसलिए कोई डेंसर है, कोई डेंसर है इसलिए कोई रेयरर है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बहुत डेंस हूं, मैं बहुत डेंस हूं, मैं कैसे डेंस हूं, किसी कंपैरिजन में डेंस हूं, है ना। ओके, समझे, जो है आप किसी के कंपैरिजन में ही डेंस है, ये चीज हो सकता है। मीडियम की बात अगर हम करें तो, है ना, लाइट और हेवी ये सब चीज है, ये सब चीज कंपैरिजन में होता है ना। क्या है ये, डस्टर हेवी है या लाइट है ना। एक मच्छर के ऊपर इसको रख दो, बहुत हेवी है ना, एक हाथी के ऊपर रख दो, बहुत लाइट है ना। तो बेसिकली कोई भी चीज लाइट या हेवी कहना, लाइटर या हेवियर कंपैरिजन में होता है ना, ऐसे नहीं कह सकते। ओके, ये बॉक्स है, छोटे से बच्चे के लिए हेवी होगा, 3-4 किलो का है, 2 किलो 3 किलो का है, आपके लिए थोड़ा लाइट है ना, बहुत ज्यादा हेवी नहीं है। तो बेसिकली यू कैन सी कि कोई भी चीज लाइट, हेवी, रेयर, डेंसर, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये कॉम्परेटिव टर्म है। तो अगर हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो रेयरर तभी डिफाइन होगा जब डेंसर डिफाइन होगा, है ना। सो देखिए, तो अ मीडियम इन विच, हम लाइट की बात करें, लाइट के टर्म में ही जाने, इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज greater than the other medium is called, है ना, rarer medium। and the other medium is called denser medium। तो एक मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो रेयर होगा, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो मीडियम क्या होगा, दैट मीडियम विल बी डेंसर मीडियम। इज दैट क्लियर, ये बात समझे बेटा। चलो, तो ये चीज है। अब जैसे कि अगर हम बात करें वैक्यूम, तो वैक्यूम इज रेयरेस्ट मीडियम फॉर द लाइट, क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। एयर में उस जो है लगभग वैक्यूम के बराबर ही होता है, तो स्लाइटली बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा। वाटर है तो वाटर में उससे थोड़ा कम होगा, ग्लास में हो सकता है और भी कम हो, है ना, ग्लास अलग अलग तरीके का, ग्लास में अलग अलग होगा। तो हम हमेशा क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे, रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम, है ना। तो याद रखो, और रेयर मीडियम है तो उसमें स्पीड कम होगा, लेकिन रेयर मीडियम का रिफ्लेक्ट सॉरी स्पीड ज्यादा होगा। रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, है ना। तो याद रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये भी जान लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, लिख लो, एयर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना, और एयर टू इट्स स्पीड ऑफ, टू द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, इन अ गिवन मीडियम कर दो, लाइट इन अ गिवन
medium. It's called refractive index of the medium. एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता है। एब्सोल्यूट क्या कहोगे? हाँ, तो वही इसी को कहेगा, एब्सोल्यूट क्या रहेगा? द हाँ, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसे कह सकता है कि दो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, है ना। एब्सोल्यूट जब कहेगा तो वैक्यूम के टर्म में कहेगा, है ना, तो वो सब टर्म से कोई मतलब नहीं है, एयर या वैक्यूम। हाँ, तो यानी कि देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, एन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम, this implies n will be equal to c divided by v, और c आपको अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ये मालूम है। ओके, यानी कि आप कह सकते हैं कि दिस implies refractive index is inversely proportional to speed of light in medium. So refractive index is inversely proportional to v. Is that clear? देखो बेटा, लिख लो इसको, नोट कर लो, कम ऑन डू इट, यहां तक कर लीजिए। समझाइए क्या? हाँ, कर सकते हैं, म्यू एन, है ना, बिल्कुल। म्यू से इसलिए नहीं करते हैं, म्यू से फिजिक्स में परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैग्नेटिज्म में किया था, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे रिलेटेड होता है ना, परमिएबिलिटी से रिलेटेड होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन होगा, हाँ, रूट अंडर म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो वो चीज है। तो म्यू दोनों जगह म्यू यूज होगा, तो अब म्यू से फिर यूज करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, है ना, तो म्यू से परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दोनों हो जाएगा ना, इसीलिए नहीं करते हैं, वरना आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ऑप्टिक्स चैप्टर में कर सकते हैं। हो गया? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, है ना। इसको देखो, जैसे कि मान लो कोई भी है, आपको मैं अगर दे दूं, जैसे क्वेश्चन है, देखो, if the speed of light in a glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, find refractive index of glass। बहुत ही आसान है, डिवाइड कर देना है, 3/2 आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। उसी तरह से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा तो स्पीड निकल जाएगा, है ना। ओके, तो समझ सकते हैं, इफ refractive index of water is 4/3, find speed of light in water। कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं है, इजी सा चीज है ना, कर ही लो, फटाफट निकाल लो कैलकुलेशन करके। चलो 4/3 करो।
आ गया? हाँ, ऊपर वाले में आ जाएगा आपका 3/2 है तो 1.5 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसमें आपका हाँ रेशियो है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सेम सेम क्वांटिटी का रेशियो है, स्पीड अपॉन स्पीड। तो नोट में ये बात लिख लो। बहुत ही अच्छा सवाल आपने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाँ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिट भी नहीं है, डायमेंशनलेस होने पे यूनिट हो सकता है, जैसे एंगल भी डायमेंशनलेस है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, लेंथ अपॉन रेडियस, दोनों लेंथ है, पर उसका होता है रेडियन, रेडियन इज द यूनिट, है ना। बट यहाँ पर ये डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, ना इसके लिए कोई यूनिट डिफाइन होता है ना कुछ, है ना डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं होगा, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए तो इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, स्पीड अपॉन स्पीड, है ना कोई यूनिट लेते हैं ना डायमेंशन। सेकंड का आंसर आ गया, है ना। 4/3 will be equal to C by V, so V will be equal to 3C by 4, 9 by 4 into 10 to the power 8, that is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. So that will be the speed of light in water, है ना। आराम से निकल जाएगा, कुछ नहीं है ये सब। अब देखो थोड़ा सा और पढ़ लें आज, चलो यहां तक कर लो बेटा। पहले नंबर में, when light travels from rarer to denser medium, है ना। ओके, when light travels from rarer to denser medium, it will bend towards normal, और रेयर से डेंसर में जा रहा है, इसका मतलब स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो मान लो कि रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और स्पीड ऑफ लाइट v1, ऐसे। और ये नॉर्मल हो गया, so it will bend towards the normal, और ये डेंसर मीडियम हो गया, है ना, n2 v2। तो ये जो है एंगल I, एंगल R, फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि छोटा हो जाएगा R, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, इस केस में जो है आप देखोगे हियर डेंसर मीडियम है तो स्पीड क्या होगा, कम होगा, है ना। v2 is less than v1, this implies v2 by v1 is less than 1, है ना। और v2 by v1 क्या हो जाएगा, n1 by n2, this implies n1 by n2 is less than 1। तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, है ना, इसलिए सिंस n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, नॉट 1/v,
प्रोपोर्शनल टू 1/v, है ना, ये चीज है। अब यहां देख लो, सिंस साइन आई बाई साइन आर, और ये चीज ज्योमेट्री से प्रूफ हो जाता है जब हम हाइजेंस प्रिंसिपल से देखते हैं कि बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। तो यहाँ क्या होगा कि रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंस हो गया, एंगल से दिख ही रहा है, सो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान रखिए ये, है ना। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1, है ना। तो n1 by n2 is less than 1, so n2 by n1 is greater than 1, sin I is greater than sin r, इसका मतलब I greater than r हो जाएगा। 90 से छोटा एंगल है, तो 90 डिग्री तक क्या होता है sin थीटा की वैल्यू, अगर हम देखें sin थीटा और वर्सेस थीटा, तो बढ़ता है ना वैल्यू, 90 डिग्री तक बढ़ता है, ठीक है। यानी कि बड़े एंगल के लिए बड़ा होगा, छोटे एंगल के लिए छोटा होगा। तो दिस इंप्लाइज sin I greater than sin r and this implies I greater than r, है ना, वो चीज है। चलो कर लो इसको जल्दी से। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेंसर टू रेयर मीडियम, उल्टा हो जाएगा। हाँ अब तुम खुद से कर लोगे, है ना। चलो पहले यहां तक कर लो। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आई क्या है, हियर आई इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो जल्दी से करो, चलो देखो। इसको कर दो बेटा, कंप्लीट करो। हाँ एक सेकंड, ना सेकंड केस यू डू इट योरसेल्फ। सेकंड वाला आप लोग खुद से कर लीजिएगा, अभी कर लीजिए 5 मिनट में। व्हेन लाइट, पूरा इसी तरह से पूरा एक्सप्लेन करो डायग्राम बनाते हुए। ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू, यानी कि इंसिडेंट मीडियम डेंसर है और जिसमें रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट गया वो रेयरर है। मीडियम, तो सारा चीज इस बार क्या होगा, सब कुछ सेम लेंगे, बस ये लाइट ऐसे भाग जाएगा। और क्या होगा कि n1 विल बी ग्रेटर देन n2 एंड v1 विल बी लेस देन v2, उल्टा हो जाएगा, है ना, समझे। नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, n1 विल बी ग्रेटर, n1 विल बी, हाँ ग्रेटर हो जाएगा ना, डेंसर टू रेयर, एंड ये हो जाएगा डेंसर, ये रेयर है, तो v1 विल बी, है ना। चलो सही तो बोला, मैं इसके हिसाब से सोच रहा हूँ। ओके, डायग्राम बस आपका उलट जाएगा, उसके बाद इस तरह से ये सारी चीजें उलट जाएंगी, साइन, है ना। तो ये वाला केस आप लोग खुद से करिए सेम तरीके से। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस TIR एंड ऑप्टिकल फाइबर, है ना। समय मिला तो प्रिज्म पे भी बात करेंगे। ओके, फिर एक ही टॉपिक बचेगा, लेंस। चलिए बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। ओके, प्लीज कंप्लीट योर नोट्स, और ये चीज करके रखना है, ये चीज आप करके, अरे ये क्या हो गया,
ठीक है, ये चीज करके रखिए अपने नोटबुक में। ओके बच्चों, चलो निशान क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। चलिए अच्छी बात है। देखो अनु, आपको क्लियर है बेटे? यस सर। ओके पीयूष, क्लियर है? यस सर। ओके रितिका? यस सर। ओके दैट्स गुड। आप सभी को कोई इशू? चलो ठीक है। So I am ending this lecture now. जाओ ऊपर।
बंद कर दो बेटा।